मैं डॉक्टर एल एन वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन का वीडियो लेक्चर पार्ट 10 में एक नई विधि पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। इसके पार्ट 9 में, वीडियो लेक्चर पार्ट 9 में हमने फर्म के विघटन पर खातों को बंद करने से इतर हटकर साझेदारों के बीच में रोकड़ वितरण का विवरण पत्र देखा था और उस समय हमने 3 विधियों की बात की थी, जिसमें से पहली विधि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आनुपातिक पूंजी विधि पर हमने बात की थी और एक प्रश्न हल किया था। आज उसी की दूसरी विधि अधिकतम हानि विधि पर हम बात करेंगे। विधि चाहे कुछ भी हो, जो 3 में से कोई भी विधि हो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, भुगतान का क्रम वही रहता है। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को, फिर पार्टनर्स लोन को और फिर पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट किया जाता है राशि उपलब्ध रहने पे। इंस्टॉलमेंट में राशि उपलब्ध होती है तो इंस्टॉलमेंट में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। अधिकतम हानि विधि, मैक्सिमम लॉस मेथड में एक्सटर्नल लायबिलिटी को वैसे ही पेमेंट किया जाता है जैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में, आनुपातिक पूंजी विधि में किया गया। पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी पेमेंट करने का कोई अलग तरीका नहीं है, वही पैटर्न है। लेकिन साझेदारों के पूंजी में रोकड़ वापसी के समय अधिकतम हानि ज्ञात की जाती है। जैसे आनुपातिक पूंजी विधि में सरप्लस कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है, वैसे ही मैक्सिमम लॉस मेथड में साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट देने के पहले यह मानते हुए कि अब आगे कोई वसूली नहीं होगी, मैक्सिमम लॉस निकाला जाता है। यह मैक्सिमम लॉस, अधिकतम हानि, साझेदारों को देय कुल पूंजी और फर्म के पास उपलब्ध नगद, ये दोनों का अंतर होता है। बहुत सिंपल सा है। अधिकतम हानि बराबर साझेदारों को देय पूंजी में से हम फर्म के पास उपलब्ध राशि को माइनस कर देते हैं। इस अधिकतम हानि को साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में वितरित किया जाता है और उनके देय पूंजी से घटाया जाता है। यदि सभी साझेदारों का धनात्मक शेष आ जाता है इस अधिकतम हानि को घटाने के बाद, तो फर्म के पास उपलब्ध राशि का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी साझेदार का ऋणात्मक शेष है तो उस ऋणात्मक शेष को धनात्मक पूंजी शेष वाले साझेदार वहन करते हैं। ऐसा उनके वहन करने से ऋणात्मक शेष नील हो जाता है और उनका जो धनात्मक शेष था, इस ऋणात्मक शेष वाली पूंजी को वहन करने के पूर्व, वह धनात्मक शेष कम हो जाता है। और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक धनात्मक शेष ही नहीं बचता। आखिरकार जो धनात्मक शेष बचेगा और फर्म के पास उपलब्ध जो अमाउंट रहेगा, वह दोनों बराबर होता है और उस धनात्मक शेष का भुगतान कर दिया जाता है। ऐसा हर इंस्टॉलमेंट के बाद अधिकतम हानि ज्ञात की जाती है और पार्टनर्स के बीच में वितरित की जाती है। इसको ज़्यादा अच्छे से हम एक प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। ये एक प्रश्न है जिसमें XYZ, जो कि 31 मार्च 2019 जब वो फर्म को डिसॉल्व करने का निश्चय करते हैं, उस डेट की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 एसेट्स हैं, स्टॉक, मशीनरी और देनदार, और टोटल है इस एसेट का 1 लाख।
जबकि लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन जिसमें वाई और जेड का लोन है, और एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। और नेचुरली लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 1 लाख ही होगा। आगे इन्फॉर्मेशन है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में वसूली हो रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000, सेकंड 7,000, थर्ड 8,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30,000 एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 22,500। नोशनल और मैक्सिमम लॉस मेथड से रोकड़ का वितरण करना है, जबकि साझेदारों के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के साथ एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं किया गया है। अगर वो होता तो हम उसको माइनस करके नेट रियलाइजेशन अमाउंट निकालते हैं, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा है। चूंकि यहाँ पर नेट अमाउंट ही दिया है इसलिए व्यय की बात उपस्थित नहीं होती है। तो चलिए बैलेंस शीट के आधार पे क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, वाई और जेड का लोन अकाउंट और एक्स वाई जेड तीनों का पूंजी खाते का शेष हम ले आए हैं बैलेंस के हिसाब से। जनरल रिजर्व जो है 6,000 का, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में इनके पार्टनर्स के पूंजी खाते में हमने जोड़ दिया है। और इस प्रकार न्यू बैलेंस जो आ गया है, क्रेडिटर्स 30,000 पहले भी था, अभी भी 30,000 है। वाई लोन 3,000 का पहले था, अभी भी 3,000 है। जेड लोन पहले भी 2,000 था, अभी भी 2,000 है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व के जुड़ने के कारण प्रभाव पड़ा है। एक्स का कैपिटल जो पहले 12,000 का था, 3,000 शेयर ऑफ जनरल रिजर्व जुड़ने के बाद वो बढ़ के 15,000 हो गया है। वाई का कैपिटल जो 23,000 का था, 2,000 शेयर ऑफ जनरल रिजर्व जुड़कर वो 25,000 हो गया है। और जेड का कैपिटल जो पहले बैलेंस शीट में 24,000 था, वो 1,000 शेयर ऑफ जनरल रिजर्व जुड़कर 25,000 हो गया है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का है, तो पेमेंट करते हैं। हमें ज्ञात है कि सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स 30,000 का है, जबकि कैश इन हैंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 25,000 का है। तो हम पूरा का पूरा 25,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, और क्रेडिटर्स जो 30,000 का है वो घट के इस पेमेंट के बाद 5,000 का बचेगा। बाकी लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज पहले के समान है। दूसरा इंस्टॉलमेंट 7,000 का है, तो देखें हमारा क्रेडिटर्स 5,000 अभी पेमेंट करना बाकी है। तो सबसे पहले 7,000 के सेकंड इंस्टॉलमेंट में 5,000 हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, और क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया, उसका बैलेंस नील हो गया, और हमारे पास कैश इन हैंड अब बचा है 2,000। एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के बाद हम पार्टनर्स लोन को पेमेंट करते हैं। चूंकि यहाँ पर दो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है 3,000 और 2,000, टोटल 5,000, जबकि हमारे पास कैश इन हैंड है 2,000, जो कि लोन अकाउंट के लिए इनसफिशिएंट है। तो संतुष्टि के कारण हम लोन अमाउंट के रेशियो में दोनों पार्टनर्स को भुगतान करेंगे। लोन अमाउंट है 3,000:2,000, इट मीन्स 3:2। तो 3:2 में हमने 2,000 का भुगतान कर दिया, तो वाई के लोन अकाउंट को पेमेंट हुआ है 1,200 और जेड के लोन अकाउंट को पेमेंट हुआ है 800। वाई का लोन अकाउंट इस पेमेंट के बाद 1,800 का बैलेंस है और जेड का 1,200 का बैलेंस है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद, इस वितरण के बाद हमारे पास कैश इन हैंड कुछ नहीं बचा है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000 का है। हम पार्टनर्स लोन का फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो हमने 8,000 में से दोनों पार्टनर्स का बैलेंसिंग लोन अमाउंट पेमेंट किया। वाई का 1,800, जेड का 1,200, और इनका लोन अकाउंट का पूरा पेमेंट हो गया है। इस 1,800 और 1,200 बराबर 3,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद 8,000 के थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमारे पास 5,000 रुपये कैश बचे हैं, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में पेमेंट करना है। हमें ज्ञात है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करने के पहले हमें
जैसे आनुपातिक पूंजी विधि में सरप्लस पूंजी की गणना की गई थी, ठीक वैसे ही मैक्सिमम लॉस मेथड में मैक्सिमम लॉस की गणना की जाएगी। तो हम देखते हैं मैक्सिमम लॉस ये मानते हुए कि आगे कोई वसूली नहीं होगी। कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स घटाया कैश इन हैंड। ऑल पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है एक्स का 15,000, वाई का 25,000 एंड जेड का 25,000। तीनों का टोटल 65,000 होता है। उसमें से कैश इन हैंड 5,000 हमने माइनस किया, तो मैक्सिमम लॉस हमारे पास बचा है 60,000। इस 60,000 के मैक्सिमम लॉस को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब 60,000 के अधिकतम हानि को हम तीनों पार्टनर्स में उनके लाभालाभ अनुपात में बांटते हैं, तो एक्स के शेयर में आता है 30,000, वाई में 20,000 एंड जेड में 10,000। 15,000 एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, 30,000 का मैक्सिमम लॉस का शेयर है, तो इसका कैपिटल बैलेंस माइनस 15,000 बच रहा है। 25,000 वाई का कैपिटल बैलेंस था, शेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस 20,000 माइनस करने के बाद प्लस 5,000 इसका कैपिटल बैलेंस बच रहा है। जबकि जेड का 25,000 कैपिटल बैलेंस था, शेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस 10,000 माइनस करने के बाद कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव बच रहा है 15,000। वाई और जेड का कैपिटल बैलेंस पॉजिटिव है, लेकिन एक्स का कैपिटल बैलेंस अधिकतम हानि घटने के बाद ऋणात्मक में है 15,000 का। तो इस पूंजी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक्स अकाउंट का, इसको वाई और जेड वहन करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वाई और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो इस 15,000 को जब ये वहन करेंगे तो वाई के हिस्से में आएगा 10,000 और जेड के हिस्से में आएगा 5,000। और चूंकि एक्स का ये दोनों ने वहन किया है, तो एक्स का जो ऋणात्मक 15,000 है वो नील हो जाएगा। अब वाई का कैपिटल बैलेंस अधिकतम हानि घटाने के बाद 5,000 का बचा था और 10,000 का वो एक्स की पूंजी की कमी को वहन कर रहा है। तो वाई का जो कैपिटल है वो 5,000 बैलेंस बच रहा है, लेकिन वो ऋणात्मक है। जेड का कैपिटल 25,000 की पूंजी में से अधिकतम हानि 10,000 घटाने के बाद धनात्मक 15,000 था, वो एक्स के पूंजी की कमी का भाग 5,000 वहन करने के पास इसके पास धनात्मक 10,000 का बैलेंस बच रहा है। तो अब फिर एक समस्या आ गई कि अब वाई की पूंजी ऋणात्मक है और जेड की पूंजी धनात्मक शेष दिखा रही है। तो नेचुरली अब वाई की पूंजी की जो कमी है 5,000, उसको अब जेड वहन करेगा। तो वाई की ऋणात्मक पूंजी को जब जेड वहन करेगा तो वाई की पूंजी खाते का बैलेंस अभी 0 हो जाएगा और 10,000 की धनात्मक पूंजी के शेष में 5,000 के डेफिशिएंसी ऑफ वाई कैपिटल को वहन करने के बाद जेड की पूंजी पॉजिटिव 5,000 बचेगी। अब केवल जेड की पूंजी धनात्मक 5,000 बची है और हम देखते हैं कि फर्म के पास थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो कैश इन हैंड है वो भी 5,000 है। तो कैश इन हैंड को हम पेड टू जेड कर देंगे 5,000। अब हम देखें कि इनका ओपनिंग पूंजी का बैलेंस जो था अभी वो था एक्स का 15,000। हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट का कोई अमाउंट उसको पे नहीं किया है, तो बैलेंस बचा है यहाँ पर a माइनस बी इजिकल टू सी दिया हुआ है। तो 15,000 का कैपिटल बैलेंस में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो 15,000 का ही कैपिटल बैलेंस बचा है। Y का 25,000 का कैपिटल बैलेंस था, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो 25,000 का ही कैपिटल बैलेंस बचा है। जबकि Z का 25,000 का कैपिटल बैलेंस था, थर्ड इंस्टॉलमेंट का 5,000 हमने पेमेंट किया है, तो बैलेंस 20,000 बचा है। तो ये बैलेंस ऑफ कैपिटल है X का 15,000, Y का 25,000 एंड Z का 20,000। अगले इंस्टॉलमेंट पे आए तो अगला इंस्टॉलमेंट है 30,000 का। फिर हम मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। ये कैपिटल बैलेंस आ गया है जो पिछले पार्ट में सी में था, 15,000 X, Y 25,000 एंड 20,000 Z। फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारे पास 30,000 है।
हम ये मानते हुए कि आगे कोई वसूली नहीं होगी, फिर अधिकतम हानि ज्ञात करेंगे। कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स 15,000 एक्स, 25,000 वाई एंड 20,000 जेड, टोटल 60,000 ये होता है। इसमें से टोटल बैलेंस कैपिटल 60,000, कैश इन हैंड 30,000 को माइनस करेंगे तो अधिकतम हानि 30,000 आएगी। इस अधिकतम हानि को हम तीनों पार्टनर्स को उनके पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स के हिस्से में आ रहा है 15,000 का मैक्सिमम लॉस, वाई के शेयर में आ रहा है 10,000 और जेड के शेयर में आ रहा है 5,000। एक्स की पूंजी का बैलेंस था 15,000, उसमें से 15,000 का मैक्सिमम लॉस का शेयर है तो इसकी पूंजी 0 हो गई। वाई की 25,000 की पूंजी थी, 10,000 शेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस है तो इसकी पॉजिटिव बची हुई है पूंजी 15,000। और जेड की 20,000 की पूंजी थी, 5,000 का मैक्सिमम लॉस का शेयर है तो इसकी 15,000 की पूंजी पॉजिटिव बची है। एक्स की पूंजी 0 है और वाई और जेड की धनात्मक पूंजी है 15,000, कुल 30,000। तो अब इनको पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कैश इन हैंड फर्म के पास 30,000 ही है, तो इस कैश इन हैंड का हम वाई और जेड को पेमेंट कर देंगे 15,000 एंड 15,000। अब देखें बैलेंस क्या बचता है। तो इस चौथे इंस्टॉलमेंट के पहले एक्स का पूंजी खाते का शेष था 15,000, चौथे इंस्टॉलमेंट में कोई राशि नहीं दी गई तो ये शेष बचा है 15,000। मतलब चौथे इंस्टॉलमेंट के पहले सी था जो बैलेंस था, डी पेमेंट है और सी माइनस डी बैलेंस ऑफ कैपिटल है चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद का। तो एक्स का 15,000 माइनस कोई पेमेंट नहीं है तो 15,000 ही कैपिटल का बैलेंस बचा है। वाई का 25,000 का था, 15,000 पेमेंट किया गया है तो 10,000 का बचा है। और जेड का 20,000 का कैपिटल बैलेंस था, 15,000 पेमेंट किया गया है तो 5,000 का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस बचा है। ये चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद की स्थिति है। पांचवें इंस्टॉलमेंट में देखें तो पांचवा इंस्टॉलमेंट है 22,500 का। ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कैश इन हैंड 22,500 आ गया। इसको बांटने के पहले फिर हमको अधिकतम हानि ज्ञात करनी है। तो टोटल बैलेंस ऑफ कैपिटल 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 का कैपिटल बैलेंस टोटल है और कैश इन हैंड है 22,500, उसमें से माइनस करेंगे तो मैक्सिमम लॉस 7,500 बचेगा। इस 7,500 के मैक्सिमम लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में। तो एक्स के शेयर में आ रहा है 3,750, वाई 2,500 एंड जेड 1,250। ये जो ओपनिंग फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल था ये ई था, ये 15,000 था। इसमें शेयर ऑफ लॉस 3,750 माइनस करने के बाद 11,250 बचता है एक्स का। वाई का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ई था 10,000, शेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस है 2,500 तो इसका कैपिटल बैलेंस 7,500 बच रहा है। और जेड का 5,000 का कैपिटल बैलेंस था, शेयर ऑफ मैक्सिमम लॉस 1,250 माइनस करने के बाद 3,750 बचता है। तीनों पार्टनर्स का मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पूंजी खाते का शेष है वो धनात्मक है और हमारे पास कैश इन हैंड है 22,500, वो हम इनके धनात्मक शेष का पेमेंट करेंगे। तो एक्स का पेमेंट होगा 11,250, वाई का 7,500 एंड जेड का 3,750। बैलेंस था 15,000, उसमें से 11,250 का पेमेंट हुआ है तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अब बचा है पांचवें इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद 3,750। वाई का 10,000 था, 7,500 हमने पेमेंट किया है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में, तो अब बैलेंस ऑफ कैपिटल है 2,500
एंड जेड का 5000 का बैलेंस था, उसमें से 3750 पेमेंट किया गया है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का। तो अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है जेड का 1250। इसके बाद कोई वसूली नहीं है, ये आखिरी वसूली थी। तो ये जो राशि बची हुई है ये कहलाती है फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और इसी को हम कहते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि इनके लाभालाभ अनुपात 3:2:1 में बटा हुआ है। देखिए 3750 ये 3 पार्ट है, 2500 जो कि 2 पार्ट है, और 1250 जो कि 1 पार्ट है। तो आफ्टर ऑल इनका जो लॉस ऑन रियलाइजेशन का शेयर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में आ गया है, जो इनकी संतुष्टि का कारण है। देखिए इंस्टॉलमेंट वाइज क्या पेमेंट हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था तीनों का, उसमें से हमने जनरल रिजर्व को जोड़ा है। न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल ये आ गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमने क्रेडिटर्स और पार्टनर्स लोन को पेमेंट किया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कोई पेमेंट नहीं हुआ है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 8000 में से हमने 3000 पार्टनर्स लोन को पेमेंट किया था, बचा हुआ 5000 वो जेड को पेमेंट किया है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30,000 में एक्स को कुछ नहीं मिला है, वाई को 15,000 और जेड को 15,000 मिला। और लास्ट इंस्टॉलमेंट फिफ्थ जो है उसमें 22,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्स 11,250, वाई 7,500 एंड जेड 3,750। तो ये जो न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल है इसमें से पेमेंट को माइनस करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस या फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल या शेयर इन लॉस ऑफ ऑन रियलाइजेशन जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है उसमें आ जाता है। हम ये देखें ये तीनों का जो टोटल है 7500 होता है, ये इतना लॉस है कि नहीं। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन के लिए हम देखते हैं टोटल एसेट्स 1 लाख का था, उसमें से टोटल पांचों इंस्टॉलमेंट का रियलाइजेशन को हम माइनस करते हैं 92,500, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 7,500 होता है, जो कि इन तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को समरी के रूप में समराइज कर लें। अब ये बैलेंस था पार्टनर्स का और एक्सटर्नल लायबिलिटी और लोन का, उसमें जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जोड़ा तो ये न्यू बैलेंस आ गया। क्रेडिटर्स 30,000, वाई लोन 3,000, जेड लोन 2,000, एक्स कैपिटल 15,000, वाई कैपिटल 25,000 एंड जेड कैपिटल 25,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का था, का पूरा क्रेडिटर्स को दिया गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000 का मिला, उसमें से 5,000 का क्रेडिटर्स को देके उनको बैलेंस नील किया गया। 2,000 को चूंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों का मिला के 5,000 होता है और अमाउंट अवेलेबल है 2,000 जो कि इनसफिशियंट है, इसलिए हमने पार्टनर्स के लोन अमाउंट के रेशियो में वाई और जेड को उनके लोन अमाउंट 3:2 के रेशियो में पेमेंट किया। इसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है थर्ड, उसमें दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट का बैलेंस फाइनल पेमेंट कर दिया, राशि उपलब्ध थी। और ये लोन अकाउंट का फाइनल पेमेंट करने के बाद फर्म के पास 5,000 की राशि बची जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करने के पहले हम जानते हैं कि इस विधि में मैक्सिमम लॉस अधिकतम हानि ज्ञात की जाती है। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 65,000 है, जबकि फर्म के पास कैश इन हैंड 5,000 है। इस प्रकार मैक्सिमम लॉस 60,000 का बैलेंस बचता है, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एक्स के शेयर में लॉस ऑन मैक्सिमम लॉस 30,000, वाई के हिस्से में 20,000 और जेड के हिस्से में 10,000। तो इनकी पूंजी खाते का शेष बचा है एक्स का -15,000, वाई +5,000 एंड जेड +15,000। एक्स की माइनस जो 15,000 की पूंजी है इसको बोन कर रहे हैं वाई और जेड अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। तो वाई के हिस्से में डेफिशिएंसी ऑफ एक्स कैपिटल आ रहा है 10,000 और जेड के हिस्से में आ रहा है 5,000। अब आके इसका 5,000 का वाई का पॉजिटिव बैलेंस था, उसमें से -10,000 शेयर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एक्स कैपिटल घटाएंगे
तो -5000 आ जा रहा है इसका, जबकि जेड का 15,000 में से 5,000 शेयर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ एक्स कैपिटल है, तो इसका पॉजिटिव 10,000 है। तो अब वाई की जो पूंजी की कमी है, ऋणात्मक शेष है पूंजी खाते का ऋण 5,000, ये जेड वहन करेगा और जेड की 10,000 की पूंजी कम होकर 5,000 हो जाएगी, और ये हमारे पास फर्म के पास उपलब्ध रोकड़ के बराबर है, इसलिए कैश इन हैंड पेड टू जेड कर देंगे 5,000। इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 15,000, इस इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं मिला तो इनका बैलेंस बचा ए माइनस बी 15,000। वाई का 25,000 था ए, इसमें से कोई अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ बी, तो ए माइनस बी सी बचा है, क्लोजिंग बैलेंस 25,000। और ए था जेड का 25,000, इसमें से बी पेमेंट हुआ है 5,000, तो ए माइनस बी थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 20,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में देखें तो ये बैलेंस इनका थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद का सी आ गया है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30,000 का है, फिर मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की 60,000, उसमें से कैश इन हैंड जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का है 30,000 माइनस करते हैं, तो 30,000 मैक्सिमम लॉस आता है। ये मैक्सिमम लॉस तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड करते हैं, इनके पूंजी से घटाते हैं, तो एक्स का कुछ नहीं बचता है, वाई का 15,000 पॉजिटिव बचता है और जेड का 15,000 पॉजिटिव बचता है। चूंकि दोनों पार्टनर्स का पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव नहीं है, इसलिए इनको फर्म के पास चौथे इंस्टॉलमेंट की उपलब्ध राशि 30,000 का भुगतान किया जाएगा, 15,000। इनका बैलेंस था सी 15,000, डी पेमेंट है चौथे इंस्टॉलमेंट का, एक्स का कुछ नहीं है, तो इनका चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग कैपिटल बचता है 15,000। सी चौथे इंस्टॉलमेंट के पहले वाई का कैपिटल था 25,000 का, चौथे इंस्टॉलमेंट में डी पेमेंट किया गया 15,000, तो क्लोजिंग बैलेंस चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद इसका बचता है 10,000। जेड की पूंजी चौथे इंस्टॉलमेंट के पहले 20,000 की थी, चौथे इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट किया गया है 15,000, तो सी माइनस डी ई बच रहा है इसके पास चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 5,000। ये चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद इनकी पूंजी का शेष है एक्स 15,000, वाई 10,000 एंड जेड 5,000। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आ गया है 22,500 का, तो तीनों की कैपिटल फिर मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। तीनों की कैपिटल का बैलेंस है 30,000, उसमें से कैश इन हैंड 22,500 माइनस करेंगे तो मैक्सिमम लॉस निकलेगा 7,500। इस मैक्सिमम लॉस 7,500 को तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इनका बैलेंस आ जाता है एक्स का 11,250, वाई का 7,500 एंड जेड का 3,750। तीनों का पॉजिटिव बैलेंस है और इन तीनों का टोटल भी फर्म के पास उपलब्ध राशि के बराबर है, तो इनका जो बैलेंस है उसका पेमेंट कर दिया गया। पांचवें इंस्टॉलमेंट के पहले जो बैलेंस था उसको हमने नाम दिया था ई, पांचवें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट को हमने नाम दिया है एफ, और पांचवें इंस्टॉलमेंट के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकलेगा वो ई माइनस एफ जी निकलेगा। तो इस 15,000 में पांचवें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 11,250 माइनस करने के बाद एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच रहा है 3,750, वाई का 10,000 में 7,500 पेमेंट किया तो 2,500 बैलेंस है, और जेड का 5,000 में से 3,750 का पेमेंट किया गया है तो 1,250 का बैलेंस बचा है। यह जो बैलेंस है पांचवें इंस्टॉलमेंट के बाद का है, इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो यही फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल है और यही लॉस ऑन रियलाइजेशन है, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट है, जो इनको संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार ये अधिकतम हानि विधि का प्रश्न हमने देखा। मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।